नंबर 2, आराम का एहसास। आराम का एहसास तब होता है जब हमारा शरीर और मन ऊर्जा प्राप्त करने और मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए कुछ समय आराम करना चाहता है। मुख्य रूप से आराम का एहसास 3 तरह का होता है। नींद का एहसास। मांसपेशियों को बढ़ती हुई थकान, ऊतकों की मरम्मत और हार्मोन्स को संश्लेषित करने के लिए हमारे शरीर को बहाल करके फिर ऊर्जा से भरने के लिए लंबे समय तक नींद की आवश्यकता होती है। हमें लगता है जब हम सोते हैं तब शरीर और मन भी सो जाता है, पर यह सही नहीं है। नींद एक सक्रिय अवधि है जिसमें कई महत्वपूर्ण अंग प्रणालियों की मरम्मत और मजबूती का कार्य होता है। उबासी का एहसास। उबासी एक एहसास की प्रक्रिया है जिसमें मुंह खोलकर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का श्वसन किया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यह तब होता है जब हम ऊब जाते हैं और हमारी श्वसन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। हम उतनी लंबी गहरी सांसें नहीं लेते जितनी लेना चाहिए, जिसके कारण हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए शरीर उबासी का एहसास दिलाता है, जिसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन को लाने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यदि आप उबासी को रोकना चाहते हैं तो निरंतर गहरी सांस लेते रहें। अंगड़ाई का एहसास। जब हमारी मांसपेशियां और स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट ज्यादा चलायमान स्थिति में नहीं होते हैं तो उनमें अकड़न आ जाती है, उनमें विषाक्त द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जब हम अंगड़ाइयां लेते हैं तो ये अंगड़ाई विषाक्त पदार्थ को निकालने एवं मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति अंगड़ाई लेता है तो ये क्रिया मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में वृद्धि कर देती है, जिससे मांसपेशियों की कठोरता कम हो जाती है। अधिकांश लोग जागने के बाद अंगड़ाई लेते हैं क्योंकि मांसपेशियां लंबे समय तक एक समान स्थिति में रहती है, जिससे वो अकड़ जाती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। नींद, उबासी एवं अंगड़ाई तीनों ही शरीर की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करती है, अतः इन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा शरीर के एहसासों को सुनें और उसके अनुसार कार्य करें। नंबर 3, अपशिष्ट पदार्थ हटाने का एहसास। अपशिष्ट प्रबंधन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना अति आवश्यक है। इनके बाहर न निकल पाने के कारण शरीर में विजातीय द्रव्य ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर हो रही रासायनिक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। हमारा शरीर भोजन का उपयोग बढ़ने एवं स्वस्थ रहने के लिए करता है, लेकिन जो भोजन हमने खाया है उसका अंत में क्या होता है जब उससे सारे पोषक तत्वों को निकाल लिया जाता है? हमारे शरीर के पास अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का प्रबंधन है, चाहे वो मल हो, मूत्र हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये सब कार्य शरीर के अंदर मौजूद अंग प्रणालियों द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर में ग्रंथियों एवं अंगों के कई प्रकार के जटिल समूह होते हैं, जो इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया उन सब पदार्थों को बाहर निकाल देती है जो शरीर में ज्यादा मात्रा में है या किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट बना हो, या अब वो पदार्थ शरीर के लिए जरूरी न हो। इस कार्य में गुर्दा प्रणाली, पसीने वाली ग्रंथियां, लीवर और मलाशय शामिल है। पेशाब यानी मूत्र आने का एहसास। शारीरिक कचरा, मूत्र। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 60 से 70% हिस्सा पानी है। इस पानी को समय समय पर बाहर निकालने और बदलने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में चयापचयी क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिनमें से कुछ शरीर के काम के होते हैं और कुछ काम के नहीं होते, जिनको उत्सर्जी पदार्थ भी कहा जाता है। काम के पदार्थ शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जो पदार्थ शरीर के काम के नहीं होते या वो हानिकारक होते हैं, ऐसे पदार्थों को शरीर अपने उत्सर्जन तंत्र द्वारा निकाल देता है। इसके लिए लीवर एवं किडनी मुख्य रूप से काम करते हैं।
जिनका कार्य रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना होता है, जिसमें किडनी का कार्य रक्त में घुले टॉक्सिन्स एवं अतिरिक्त पदार्थों को मूत्र बनाकर निकालना होता है, जो कि एक पतली नली से होकर मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्राशय में मूत्र बूंद बूंद कर इकट्ठा होता रहता है और जब मूत्राशय में मूत्र उसकी पूरी क्षमता तक भर जाता है तो मूत्राशय मूत्र को बाहर निकालने का एहसास देता है। बस हमें इस एहसास को समझकर बाथरूम जाना होता है ताकि मूत्र त्याग हो सके। ये शरीर की सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन होम्योस्टैसिस को संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रणाली में हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के गुर्दे रोजाना लगभग 15 लीटर पानी को प्रोसेस करते हैं। ज्यादा समय तक मूत्र को रोक कर रखने से शरीर में विजातीय द्रव्यों का घनत्व बढ़ने लगता है, जिससे शरीर में संभावित हानिकारक जीवाणु भी पैदा हो सकते हैं, जिससे मूत्राशय में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मूत्र को ज्यादा देर तक रोक कर ना रखें। जब भी आपको मूत्र का एहसास हो तो उसे विसर्जित करने के लिए चले जाइए। हमेशा याद रखिए, अपने शरीर के एहसासों को महसूस करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। बी, मल आने का एहसास। शारीरिक कचरा यानी कि मल। पाचन तंत्र उन अंगों का एक समूह है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ने व पोषक तत्वों को अवशोषित करने और बाकी बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर हमारे मुंह में ही खाद्य पदार्थ को पचाने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। पहले हम अपने दांतों से भोजन चबाते हैं और साथ ही हमारी लार इसमें मिलकर इसे निगलने लायक बना देती है। फिर हम इसे निगलते हैं। फिर ये भोजन हमारे पेट में आ जाता है, जहां अतिरिक्त रसायनों को जोड़ा जाता है ताकि भोजन पचने लायक हो सके। ये तरल छोटी आंत से होकर गुजरता है, जहां शरीर वसा को पचाने के लिए एवं अतिरिक्त रसायनों को शांत करने के लिए विशेष रस निकालता है, जिसे पाचक रस कहते हैं। छोटी आंत के अंदर एक विशेष छोटे बालों जैसा अस्तर होता है, जिसे विली के नाम से जाना जाता है, जो कि तरल भोजन में से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है, जो कि सीधे रक्त में आ जाते हैं और रक्त इन पोषक तत्वों को आपकी सभी कोशिकाओं तक ले जाते हैं, जिनका उपयोग कोशिकाओं के भोजन के रूप में होता है। उसके बाद बचा हुआ तरल पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है। यहां उस तरल से बचे हुए खनिज लवणों एवं पानी को अवशोषित किया जाता है एवं बचे हुए ठोस अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय की ओर भेज दिया जाता है। जब मलाशय इस अपशिष्ट पदार्थ से भर जाता है तो हमें मल त्याग का एहसास होता है और फिर मल त्याग कर दिया जाता है। एक आम आदमी को खाने से लेकर पचाने एवं मल बनने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 24 घंटे लग सकते हैं। मल हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थ और बैक्टीरिया का संयोजन है। कभी कभार मल की इच्छा को रोक देना ठीक है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। एक किताब आपका मल आपके बारे में क्या कहता है, वॉट योर पूप सेज अबाउट यू के लेखक प्राकृतिक चिकित्सक एलिसन चेन कहते हैं कि ज्यादा देर तक मल को रोके रखने पर शरीर द्वारा मल से ज्यादा तरल अवशोषित कर लिया जाएगा एवं मल कठोर होता चला जाएगा, जिससे मल त्याग करने में परेशानी होगी और बड़ी आंत को भी नुकसान हो सकता है, जिससे भविष्य में बड़ी बीमारियों का आगमन भी हो सकता है। और दूसरी तरफ यदि हम बार बार मल त्याग की स्थिति को रोक लेते हैं तो बड़ी आंत की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वो अपनी सामान्य गति से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण भविष्य में आंत संबंधित समस्याएं जैसे कि कब्ज उत्पन्न होने का खतरा हो जाता है। आयुर्वेद ने भी अपने शास्त्रों में कहा है कि सभी बीमारियों की जड़ कब्ज ही है। इसलिए जब कभी भी मल त्याग का एहसास हो तो इस एहसास को महसूस करें और मल त्याग कर दें। सी, अपांग वायु यानी कि पाद का एहसास। शारीरिक कचरा यानी कि गैस। शरीर विज्ञान के मुताबिक लाखों छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहते हैं। वे भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे हमारे शरीर को भोजन पचाने में बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम यह है कि जब एक क्रिया होती है
तब प्रतिक्रिया स्वरूप बदबूदार उप उत्पाद भी बनते हैं। इसे ही गैस कहते हैं, जो कि पाद के रूप में बाहर आते हैं। कुछ लोगों में ये बहुत ही कम मात्रा में बनती है और कुछ लोगों में ज्यादा। जब ये गैस आंतों से होकर मलाशय के बाहर निकलती है तो इसे पाद या अपांग वायु कहते हैं, जो कि धीमी या तेज आवाज के साथ बाहर आ सकती है। ये गंध लिए हो सकती है क्योंकि ये हमारी आंतों में काफी समय तक रहकर बाहर आती है। अपांग वायु को शरीर में रोक लेने से कई विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ये शरीर में कई रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर का होम्योस्टेसिस प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप जब पाद या अपांग वायु को महसूस करें तो आप उसे कैसे भी करके निकाल दें। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के कार्य का एक दैनिक हिस्सा है, जो बीमारियों से बचाता है, शरीर को अंदर से साफ करता है, वह सुरक्षा प्रदान करता है, और जो पदार्थ शरीर के काम के नहीं हैं, उनसे शरीर का छुटकारा दिलाता है। तो अपने शरीर के एहसासों को महसूस करें और उसके अनुसार ही कार्य करें। आपका शरीर आपको स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ करता है। नंबर 4, बीमारी यानी कि इन्फेक्शन का एहसास एवं इसकी स्व चिकित्सा प्रक्रिया। बीमारी का एहसास शरीर को स्वस्थ रखने की प्रतिक्रिया है। ये बुखार, थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, धुंधली नजर, साथ ही असामान्य रक्तचाप और तीव्र हृदय गति का प्रतिनिधित्व करता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बीमार होने का एहसास बिना बीमारी के भी हो सकता है, क्योंकि बीमारी का एहसास या लक्षण वास्तव में हमारे शरीर के खुद को ठीक करने के प्रयासों का नतीजा है। शरीर की बीमारियां एवं उनका स्व चिकित्सा तंत्र। नंबर 1, स्व चिकित्सा प्रक्रिया। सर्दी। मेडिकल साइंस के अनुसार सामान्य सर्दी एक वायरस संक्रामक रोग है, जो ऊपरी श्वसन प्रणाली को संक्रमित करती है। ये तीव्र वायरस को राइनोफेरेंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में सबसे आम संक्रामक रोग होने का मुख्य कारण राइनोवायरस है। मानव शरीर कभी भी सभी प्रकार के वायरसों का प्रतिरोध यानी लड़ना नहीं कर सकता, जो कि आम सर्दी का कारण बनती है। इसीलिए सर्दी होना एक सामान्य सी बीमारी है। यदि हम शरीर को उस वायरस से लड़ने का मौका दें तो शरीर उस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को धीमे धीमे विकसित कर लेगा। मानव शरीर स्वस्थ प्रक्रिया के माध्यम से सर्दी को कैसे ठीक करता है? जब एक वायरस हमारी नाक में रोग प्रतिरोधक प्रणाली से लड़कर शरीर में घुसने का प्रयास करता है और घुसने में सफल हो जाता है, तभी संक्रमण होता है। हमारे शरीर का सबसे प्रथम या सबसे तेज रक्षा तंत्र है हमारा कफ यानी बलगम, जिसे हम म्यूकस भी कहते हैं, जो कि हमारी नाक एवं गले में मौजूद बलगम ग्रंथियों द्वारा निकाला जाता है। ये बलगम चिपचिपा होने के कारण धूल तथा अन्य जीवाणुओं, विषाणुओं को अपने अंदर फंसा लेता है। जब बलगम में वायरस प्रवेश करता है या फिर एक कोशिका में प्रवेश करता है, तब वायरस उस सेल के तत्व को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जो प्रोटीन से बना होता है। ये वायरस आसपास की अन्य कोशिकाओं पर हमला कर देता है। जैसे कि हम शरीर विज्ञान के अनुसार ये जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। सबसे पहले उन वायरस के प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करके उन विशेष कोशिकाओं को जागृत करता है जो उस वायरस का खात्मा करेंगी और उन वायरस के द्वारा बनाए गए अन्य रसायनों को निष्क्रिय करेगी। इसी तरीके से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जीवाणु, विषाणु से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित करता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि कोई कोशिका असामान्य या खराब न हो। आमतौर पर सामान्य चयापचय की प्रक्रिया के भाग के रूप में किसी भी समय हमारे शरीर में लगभग 100 से 10,000 असामान्य कोशिकाएं तैरती रहती हैं। हर मायने में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक है। ये हमारे शरीर को आसानी से बचा लेती हैं। देखा जाए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ के सिद्धांत पर कार्य करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सर्दी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वायरस के प्रति एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। सर्दी में शरीर अपने स्व चिकित्सा प्रतिक्रिया के द्वारा वायरस से लड़कर उसे मार देता है या संक्रमित कफ को सर्दी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यह प्रतिक्रिया शरीर में 1 से 5 दिन तक चल सकती है। इस प्रक्रिया को बाहरी तत्वों
यानी मेडिसिन से रोक देना हमारे प्रतिरोधक प्रणाली को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्दी को प्राकृतिक तरीके से ठीक करने के लिए आप पानी की भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बलगम आसानी से बाहर आ जाता है और आप राहत की सांस ले सकते हैं। ध्यान रहे, सर्दी जरूरत से ज्यादा होने पर अपने चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। नंबर 2, स्व चिकित्सा प्रक्रिया खांसी। हमारे शरीर विज्ञान के मुताबिक खांसी श्वसन को स्वस्थ रखने की एक प्रतिक्रिया है। यद्यपि ये कष्टप्रद हो सकती है, खांसी आपके शरीर को ठीक करने में मदद करती है। खांसी के द्वारा शरीर अपने आप को बचाता है। खांसी भी सर्दी की तरह ही होती है, बस इसमें गला एवं श्वास नली में संक्रमण होता है। खांसी या सामान्य या तो पुरानी हो सकती है। गंभीर खांसी अचानक शुरू हो जाती है और 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहती। सामान्य खांसी खांसी का वो प्रकार है जो हम सामान्य तौर पर सुनते रहते हैं, जैसे तीव्र ब्रोंकाइटिस या सर्दी खांसी। पुरानी खांसी 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है। पुरानी खांसी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी यानी कि पुरानी अवरोधक फुफ्फुसीय रोग, जीआईआरडी यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, धूम्रपान, गले संबंधी विकार, कुछ दवाइयां। निष्कर्ष: खांसी भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वायरस के प्रति प्रतिक्रिया है। सामान्य खांसी के दौरान औषधि की आवश्यकता नहीं होती। हम जल चिकित्सा के द्वारा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सहायता जरूर कर सकते हैं। या तो हम गर्म जल का सेवन अदरक मिलाकर कर सकते हैं या फिर पानी की भाप ले सकते हैं। ध्यान रहे, भाप लेते समय सामान्यतः खांसी 4 से 7 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में खांसी ठीक भी नहीं हो तो किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक से मिलकर औषधि ली जा सकती है। नंबर 3, स्व चिकित्सा प्रक्रिया मितली यानी घबराहट और उल्टी। मेडिकल साइंस के अनुसार घबराहट और उल्टी बीमारियां नहीं है, बल्कि पेट में संक्रमण, विषाक्त भोजन, अवरुद्ध आंत, यात्रा संबंधी बीमारी, मोशन सिकनेस, माइग्रेन, सर की चोट, अपेंडिसाइटिस जैसे अलग अलग स्थितियों के लक्षण मात्र है। कुछ विशेष मामलों में घबराहट व उल्टी दिल का दौरा, किडनी या यकृत विकार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार, ब्रेन ट्यूमर और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे अधिक गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। निष्कर्ष: सामान्य मामलों में घबराहट या उल्टी कुछ ही समय में ठीक हो जाती है, लेकिन जब यह असामान्य वजह से नियमित होती रहे तो चिकित्सक से मिलकर वजह का पता लगाना चाहिए। नंबर 4, स्व चिकित्सा प्रक्रिया दस्त। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक दस्त आंतों में संक्रमण या विषाक्त भोजन के बाहर निकालने के लिए एक स्व चिकित्सा प्रक्रिया है। ये बहुत आम प्रक्रिया है और आमतौर पर बहुत गंभीर नहीं होती, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ खनिजों का नुकसान हो जाता है। उसकी पूर्ति के लिए हम अधिक पानी का सेवन, नारियल पानी, फलों का रस या ओआरएस घोल का उपयोग कर सकते हैं। लोगों को साल में 1 या 2 बार दस्त हो सकते हैं, हालांकि बच्चों में अधिक होते हैं। इससे भूख में कमी, कमजोरी, पेट दर्द, पानी की कमी हो सकती है। दस्त आमतौर पर 1 से 2 दिनों तक हो सकते हैं। कभी कभार लगातार दस्त आंतों की गंभीर बीमारी की वजह से हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक से मिलकर चिकित्सा कराना आवश्यक हो जाता है। दस्त लगने के सामान्य कारण: जीवाणुओं द्वारा खाद्य संक्रमण, परजीवी द्वारा संक्रमण, निश्चित भोजन से एलर्जी, क्रोन की बीमारी, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग, कुपोषण, शराब का सेवन, तनाव या डर। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन: दस्त आंतों में संक्रमण या विषाक्त भोजन को बाहर निकालने की एक स्वतः प्रक्रिया है। इसे सामान्य रूप से होने देना चाहिए और शरीर में पानी की कमी न हो, इसलिए नारियल पानी या ओआरएस घोल पीते रहना चाहिए। इसे औषधि देकर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। दस्त में दवाइयां खाने की बजाय दस्त के कारणों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, स्व चिकित्सा प्रक्रिया बुखार। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बुखार, जिसे पैरेक्सिया या नियंत्रित हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, यह तब होता है जब शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 98 से 100 फ़ारेनहाइट की सामान्य सीमा से ऊपर जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। शोध के मुताबिक लोगों के शरीर के तापमान में भिन्नता हो सकती है।
आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान शाम को 6 बजे सबसे ज्यादा एवं रात 3 बजे सबसे कम होता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के तापमान को बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने का प्रयास करता है। आमतौर पर यह बढ़ा हुआ तापमान व्यक्ति को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कभी कभी ये बहुत बढ़ सकता है। उस परिस्थिति में ये जटिलताएं भी पैदा कर सकता है। चिकित्सकों का कहना है कि जब तक बुखार हल्का हो तब तक इसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। अगर बुखार गंभीर नहीं है तो संभवतः प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। बुखार कोई बीमारी नहीं वरन एक लक्षण है, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण से लड़ रहा है, जैसे कि फ्लू। निष्कर्ष, कंक्लूजन, शरीर के लिए बुखार एक अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की स्व चिकित्सा प्रक्रिया है। हम बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे सर पर पानी की गीली पट्टियां रखना, ताकि आप थोड़ा बेहतर महसूस करें। हालांकि यदि आपका बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी ही चाहिए। नंबर 5, दर्द का एहसास। दर्द एक संकेत है जिसके द्वारा शरीर हमें यह बताता है कि शरीर के किसी हिस्से में कुछ गलत हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में दर्द का शारीरिक एहसास या तो चोट के कारण या किसी बीमारी के कारण उत्पन्न होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दर्द एक असुविधाजनक परिस्थिति है जिसमें शरीर हमें किसी विशेष स्थान पर दर्द देकर यह बताता है कि वहां कुछ गलत हुआ है। यह दर्द कभी चुभने वाला, कभी फटने वाला या कभी हथौड़े मारने जैसा हो सकता है। कभी कभी ये केवल हल्का हल्का रहता है तो कभी कभी असहनीय भी हो सकता है। दर्द के कारण शारीरिक कमजोरी, मितली, चक्कर आना भी हो सकते हैं। ये क्रोध, अवसाद, चिड़चिड़ापन जैसे भावनात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। यह दर्द आपकी जीवन शैली में बदलाव ला सकता है, जो कि आपकी नौकरी या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। दर्द को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तीव्र और जीर्ण। जीर्ण यानी पुराना। तीव्र दर्द आमतौर पर तेज और अल्पावधि के लिए रहता है और यह संकेत देता है कि हमारा शरीर कहीं से घायल हुआ है। जीर्ण दर्द धीमे धीमे प्रारंभ होकर गंभीर अवस्था तक चला जाता है और लंबे समय तक मौजूद रहता है, और अक्सर यह दर्द किसी बीमारी का परिणाम होता है जिसके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, दर्द एक बीमारी नहीं है बल्कि एक संकेत है, जिसका मतलब है शरीर के उस हिस्से में कुछ हुआ है। संकेत को रोकने की बजाय हमें वो दर्द जिस कारण से आया है उसे देखना होगा, और यदि हम उस कारण को हटा देते हैं तो शरीर दर्द रूपी संकेत को स्वतः ही हटा देगा।